हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि बिफोर अर्थक्वेक कैसा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। फिर जो प्लेट्स होती है, एक प्लेट जो होती है वो नीचे चली जाती है, स्लाइड्स जो होती है। फिर बाद में जो है हमारी धरती जो है थोड़ी सी क्रैक जैसे होती है, या फिर प्लेट जो है वो नीचे जाने के कारण एक जो हिस्सा है वो दब जाता है, जो ऊपर का होता है वो ऊपर ही रह जाता है और पृथ्वी थोड़ी सी हिल जाती है। फिर भूकंप आ जाता है ना। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कुछ भूकंप या भूजल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया है, जो हिलता है एक पार्ट तो दूसरे पार्ट को भी ठेस पहुँचती है, फिर वित्त हानि या फिर मानव हानि होती है ना। यह पृथ्वी के स्तरमंडल लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है ना। जो पृथ्वी पर कुछ तरंगे निर्माण होती है भूस्थल पर, तब ये जो भूकंप होता है ये होता है। भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकता है और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिरावट, चोट पहुँचने से लेकर पूरे नगर को उद्ध्वस्त करने तक ये इसकी क्षमता होती है ना। तो देखिए, ये जो भूकंप है वो बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है ना। तो आइए हम लोग कुछ भूकंप की जो तरंगे होती है, वेव्स, वो कैसी होती है वो देखते हैं। ये जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक पी वेव होता है, एक एस वेव एंड एल वेव। तो आइए हम पी वेव के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे मीन्स प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है, जैसे लैंगिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें संरचना तथा कणों का दोलन तथा ही सीध में होता है। इस तरंगों से दबाव होता है, अंत इन्हें दबाव वाली तरंगे भी कहा जाता है। तो ये जो तरंगे होती है, ये गति इसकी होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड में, है ना। और इनका घनत्व वाली चट्टानों में इस तरंगों को गति जो होती है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड में होती है ना। परीक्षणों से पता चलता है कि प्राथमिक तरंगे जो होती है वो अधिकेंद्र ठीक 21 मिनट में अपने विपरीत वाले धरातलीय भाग प्रतिध्रुवस्थ पर पहुंच जाती है। इसकी गति जो है वो सभी भूकंपीय तरंगों से सर्वाधिक होती है, जिस कारण से तरंगे किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है ना। तो ये देखिए, मैंने आपको ये जो है डायग्राम में दिखाया है इसके बारे में, है ना। ठीक 21 मिनट में अपने विपरीत वाले धरातलीय भाग प्रतिध्रुवीय पर पहुंच जाती है। इसकी गति सभी भूकंपीय तरंगों से सर्वाधिक होती है, जिस कारण ये तरंगे किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। ये तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। तो ये देखिए, डायग्राम में आपको जो पी वेव्स होती है वो सीधी सीधी आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी वेव। ये देखिए, हम लोग सेकेंडरी वेव के बारे में पढ़ते हैं। ये इन तरंगों को संचरण दिशा तथा कणों के दोलन की दिशा एक दूसरे को समकोण पर होती है। इस तरंगों की औसत गति जो होती है वो 4 किलोमीटर होती है प्रति सेकंड में। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है, सबकी तरल माध्यम से लुप्त हो जाती है ना। ये देखिए, मैंने आपको जो डायग्राम में दिखाया है, जो इस तरंगे वेव्स होती है ना। तो चलिए, हम लोग की थोड़ी सी टर्न होती है ना। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी थर्ड क्वेश्चन। ये है एल वेव, जिन्हें धरातलीय या लंबे तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इन तरंगों का खोज जो है एच.जी. लव ने की थी, इसलिए इसे लव वेव्स भी कहा जाता है। तो देखिए, ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तथा ही सीमित रहती है। तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से गुजरती है। इसकी जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है ना। ये देखिए, आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा होगा, एल जो वेव्स होती है हमारी कैसी होती है, ये थोड़ी जिगजैग लाइंस में भी होती है, ज़्यादा इससे हानि भी पहुंच सकती है ना।
तो देखिए हम लोग कुछ इफ़ेक्ट्स देखते हैं। इस प्रभाव जो होता है भूकंप का कैसे होता है। झटके और भूमि का फटना, इसकी वजह से भी भूकंप आ सकता है। जैसे कि झटके, भूमि का फटना है ना, भूकंप की मुख्य प्रमुख कारण है जो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है पिक्चर में। ये देखिए जो झटके की वजह से जब धरती फटती है तो ऐसे यहाँ पे बहुत हार्मफुल सा भूकंप आता है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये है भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण भी भूकंप आ सकता है। भूकंप की जो इफ़ेक्ट है कैसी होती है, भूकंप भूस्खलन और हिमस्खलन पैदा कर सकती है जो पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में क्षति का कारण बन सकती है ना। इस भूकंप के बाद किसी लाइन या विद्युत शक्ति के टूट जाने पर आग लग सकती है यदि जल का मुख्य स्रोत फट जाए या दबाव कम हो जाए, है ना। तो एक बार आग शुरू हो जाए तो बाद में इसे फैलने से कोई नहीं रोक सकता है ना, फिर इसको रोकना कठिन हो जाता है। मिट्टी द्रवीकरण से भी इसका इफेक्ट होता है। मिट्टी द्रवीकरण तब होती है जब झटकों के कारण जब संतृप्त दानेदार पदार्थ अस्थायी रूप से अपनी क्षमता को खो देता है और एक ठोस के तरल में रूपांतरित हो जाता है। मिट्टी द्रवीकरण कठोर संरचना को जैसे इमारतों और पुलों को द्रवीभूत में झुका सकती है या डुबा भी सकती है। ये देखिए आपको दिखाई होगा इमेज में, ये है सुनामी। नेक्स्ट सुनामी पर देखिए इफेक्ट क्या होता है। समुद्र के भीतर भूकंप से यह भूकंप के कारण हुए भी भूस्खलन के समुद्र में टकराने से सुनामी आ सकती है। उदाहरण के लिए है 2004 में हिंदी महासागर में जो भूकंप आया था। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई होगा, इमेज में आपको दिखा होगा, है ना। तो कितना ये हार्मफुल होता है जब आता है तो इफेक्ट इसके, है ना। बाढ़, यदि बाढ़ क्षतिग्रस्त हो जाए तो बाढ़ भूकंप का द्वितीय प्रभाव हो सकता है। भूकंप के कारण भूमि फिसलकर बाढ़ की नदी के टकरा सकती है नदी पर, है ना, जिसके कारण से बांध टूट सकता है और बाढ़ आ सकती है ना। और कभी कभी मानव के कारण भी जो है भूकंप हो सकता है। भूकंप रोग, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, जीवन की हानि, उच्च बीमा प्रीमियम, सामान्य संपत्ति की क्षति, सड़क और पुल का नुकसान और इमारतों को ध्वस्त होना या इमारतों के आधार का कमज़ोर होना जाना, इस सभी का कारण जो है मानव। जैसे कि अगर कोई पुल है तो वो बहुत पुराना हो चुका है, तब उसको खोदने के लिए या फिर उसको नया बनाने के लिए जो गतिविधियाँ होती है, तब जो हमारी पृथ्वी धरती है उसको खोदा जाता है, तब भी ये इसको इफेक्ट कर सकता है ना। ये देखिए इसमें भूकंपों को कैसे नापा जाता है, मेजरमेंट, है ना। भूकंप का मानव भूकंपन मापी यंत्र में सिस्मोग्रामीटर होता है के साथ करा जाता है ना। जो सिस्मोग्राम होता है भी करा जाता है, उससे भी करा जाता है। एक कंपन या आधुनिक परिमाण मापक्रम पारंपरिक रूप से नापा जाता है या संबंधित और अप्रचलित स्विस्ट परिणाम के लिए जाना जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो है भूकंप नापने की मशीन जो है, ये देखिए यहाँ पे, तो इससे जो है भूकंप हमारा नापा जाता है। ये हम लोग भूकंप का विश्व वितरण देखते हैं। ये जो प्रशांत महासागर की पेटी आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है ना। यहाँ पे बहुत सारे भूकंप आते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी भी आते हैं, है ना। यह एक भूकंप प्राय सागरीय तट, नवीवलित पर्वतीय क्षेत्र और ज्वालामुखी क्षेत्र में आते हैं। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया है। प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र जो है जापान, फिलीपींस, कोरल द्वीप, कैलिफोर्निया, चिली एंड मैक्सिको, न्यूजीलैंड एंड अलास्का, जिसमें बहुत सारे भूकंप आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। यह जो है जापान में प्रति वर्ष जो है 1500 से अधिक भूकंप आते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है, यहाँ पे भी आते हैं। इसमें
भूमध्य सागरीय पेटी में भी आते हैं। यह विश्व में 21% भूकंप आते हैं जो भ्रंशन एवं तनाव मूलक होते हैं, है ना। प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र जो है पिरेनीज, आल्प्स, काकेशस, हिमालय पर्वत क्षेत्र, अरब प्रायद्वीप, इटली, चीन, एशिया माइनर तथा बाल्कन क्षेत्र जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, है ना, वही इसमें आते हैं। जहाँ पे ज्वालामुखी भी ज़्यादा आती है ना, वही क्षेत्र जो है वो भूकंप की भी है ज़्यादा है। तो हो गया ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। आपको ये मेरा टॉपिक कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।